हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्रो इलेक्ट्रोकार्डियो, ठीक है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी का काम क्या है? ईसीजी जो हार्ट है उसकी कोई डिजीज होती है, उसके डायग्नोस के लिए ईसीजी का टेस्ट करवाया जाता है। हार्ट की कोई डिजीज होती है, उसके डायग्नोस को करने के लिए ईसीजी का टेस्ट करवाया जाता है। ओके, अब हार्ट की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। हार्ट की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो है एनाफी जो, उसकी बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे ईसीजी पे आएंगे। ठीक है, ये हार्ट वाला अपन देखें। ठीक है, ये हार्ट है। ये इसके चैम्बर हो गए। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे पाए जाते हैं एक बार, और यहाँ पाए जाते हैं एक बार। जो बाई ओर है, ठीक है, बाई ओर है उसका नाम है बाइकस्पिड, और जो इधर है उसका नाम है ट्राइकस्पिड। ठीक है, ये बाइकस्पिड हो गया, ये ट्राइकस्पिड हो गया। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एरोटा निकली थी। एरोटा क्या करती है? फुल बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ओके, अब बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आएगा? लंग से आएगा। ठीक है, तो ये अपने राइट एट्रियम है, इसमें वेना केवा आती है। ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और ये है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। ये दो वेन होती है जो ये नीचे के जो पार्ट है उनके ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है, और जो सुपीरियर वेना केवा है, जो अपर बॉडी पार्ट है, उनको राइट एट्रियम में लेके आती है। ठीक है, अपर बॉडी पार्ट के ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है। अब क्या होगा? ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, बॉडी का पूरा इम्प्योर ब्लड आएगा, इसमें आएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल है, ट्राइकस्पिड वाल के द्वारा यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में आने से क्या होगा? इस राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा राइट वेंट्रिकल में, ये ब्लड पूरा जाएगा लंग्स में। लंग्स में ब्लड चला गया। लंग्स क्या करते हैं? इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ये आर्टरी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में चला गया। अब क्या होगा? लंग्स क्या करेगा? इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करने के बाद ये लंग्स से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, इसके द्वारा पल्मोनरी वेन के द्वारा। ठीक है, पल्मोनरी वेन के द्वारा जाएगा। 4 वेन होती है, 4 वेन से जाएगा। ठीक है, 4 वेन के द्वारा, कितनी? 4 वेन। 4 वेन के द्वारा 2 राइट की, 2 लेफ्ट में की। ये ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम है, उसमें चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम ब्लड आएगा, ये ब्लड ट्रांसफर होगा कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। जो बाइकस्पिड वाल है से, बाइकस्पिड वाल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करने से ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होगा।
पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हुआ, टिश्यूज वगैरह आगे, इन टिश्यूज को ब्लड सप्लाई हुआ, आगे वेन और वेनस होती है। अब क्या होगा, जो वेन वगैरह वेनस वगैरह होती है वो सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद से जुड़ी होती है। फिर वो वापस ब्लड वेन के थ्रू वेन वेनस उनके द्वारा सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद उनके द्वारा ऊपर से आती है इंफीरियर और सुपीरियर वेना के बाद नीचे से आती है इंफीरियर वेना के बाद। तो सुपीरियर वेना के बाद और इंफीरियर वेना के बाद दोनों के द्वारा ब्लड वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इस प्रकार एक प्रोसेस है पूरा चलता रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये हटका हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। इस प्रकार से एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इस प्रकार से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना। हार्ट की जो बेसिक है ना, फिर जो अपन ने देख ली, इसके बाद में हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट में किस प्रकार से इम्पल्स जनरेट होती है, इस प्रकार से जो हार्ट है उसको इम्पल्स, अब किस प्रकार से पूरी बॉडी में इम्पल्स जाएगी। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट देख लेते हैं। ये है अभी बताया था राइट एट्रियम, ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड सिनो आर्टेरियल नोड, यहाँ पे होता है आपका एविनोड, ये ऐसे नोड गया, ये एविनोड हो गया, ये बंडल ऑफ है, बंडल ऑफ। ठीक है, ये बंडल ऑफ हो गया, ये पुरकिंजे फाइबर है। अब जो इम्पल्स जनरेट होती है वो ऐसे नोड से होती है, इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड से, हो जाएगी, इट विल रीच इन एविनोड। नाउ द एविनोड, एविनोड क्या करेगा, जो इम्पल्स है उसको बंडल ऑफ है उसके पास ट्रांसफर कर देगा। एविनोड ने इम्पल्स को बंडल इसके पास ट्रांसफर कर दिया, बंडल ऑफ इसके द्वारा पुरकिंजे फाइबर के पास आ गई इम्पल्स और रैपिडली हेड में इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। ओके, जो इम्पल्स जनरेट हो रही है पूरे यहाँ से यहाँ ब्लड में, ये हार्ट में जनरेट हो रही है, उसका जो टाइम है वो होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड में एक इम्पल्स जनरेट होती है। ओके, तो ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकुलर है, ये एट्रियम पोर्शन हो गया पूरा और ये वेंट्रिकुलर पोर्शन हो गया। ये देख लिया, यू कैन नोट। अब जो ये ऐसे नोड है वो कितनी इम्पल्स, ठीक है, वो कितनी इम्पल्स जनरेट करता है, ये करता है 60 से 100 इम्पल्स। ठीक है, ये 60 से 100 इम्पल्स जनरेट करता है। ये होती है अपनी नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट होती है। यदि कोई कारण हो जाए जिसके कारण ऐसे नोड अब इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दे, कम करे, तो इम्पल्स को जनरेट करेगा एविनोड, और एविनोड जब इम्पल्स जनरेट करता है तब करता है 40 से 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इस प्रकार बंडल ऑफ हीट है वो करता है 20 से 40। पुरकिंजे फाइबर है वो करता है 0 से 30 बीट्स पर मिनट। तो इस प्रकार से सभी जो इम्पल्स है वो क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे नोड 60 से 100 कर रहे हैं, एवी नोड 40 से 60 कर रहे हैं, बंडल ऑफ हीट 20 से 40 कर रहे हैं, तो पुरकिंजे फाइबर है 0 से 20 कर रहे हैं।
सबसे ज़्यादा जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है वो ऐसे नोट कर रहा है, इसलिए इसको हेड का पेस मेकर कहा गया है, हेड का पेस मेकर कहा गया है। ठीक है, ये उसको पूरा 8 सेकंड लगता है। ओके, ये आप नोट कर लें। हमने जो हेड का बेसिक था वो देख लिया। अब हम इसी चीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। तो डेफिनेशन होती है इसकी, ये होता क्या है, ईसीजी एक ग्राफ पे आते हैं मशीन के द्वारा, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है उसके द्वारा एक ग्राफ पे निकलता है। तो क्या होता है, ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग। ग्राफिकल रिकॉर्ड करता है, किसकी करता है, हेड की करता है। हेड की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी कर रहा है, तो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हेड, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हेड। तो क्या कर रहे हैं, जैसे ग्राफ होता है इसी चीज का, ठीक है, ये ठीक है, ये नॉर्मल मान लो इसी चीज है। तो ये क्या ग्राफ के रूप में नोट करते हैं इसको, ये ग्राफ में रिकॉर्डिंग होती है इसकी। तो किसकी होती है रिकॉर्डिंग, हेड की जो इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी होती है। तो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हेड, ठीक है, ये हो गया, डेफिनेशन हो गई अपनी। ओके, अब जो हेड की लीड है, सॉरी जो अब जो ईसीजी है उसकी लीड और उसके इलेक्ट्रोड, इन दोनों की बात कर लेते हैं नॉर्मली। जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड वो होते हैं 10 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें से 6 इलेक्ट्रोड होते हैं, 6 चेस्ट के होते हैं, 2 अपर लिप एंड 2 लोअर लिप। 10 इलेक्ट्रोड है, 6 चेस्ट के हो गए, 2 अपर लिप और 2 लोअर लिप। एक जनरल है इसी के लिए। लीड की बात कर लेते हैं हम। लीड होती है टोटल 12। ओके, लीड 12 होती है, 6 चेस्ट की होती है, 6 होती है लिम्स की होती है 6, और सॉरी 3 लिम्स की होती है, 6 चेस्ट की होती है, और 3 होती है एगुमेंटेड। 6 चेस्ट की होती है, 3 लिम्फ की होती है और 3 एगुमेंटेड लीड होती है। जो लिम्फ के लीड होती है वो होती है बाइपोलर, और जो चेस्ट की और एगुमेंटेड लीड है वो होती है यूनिपोलर। क्या होती है, यूनिपोलर। ये बाइपोलर होगी, ये यूनिपोलर होगी। बाइपोलर क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी किसका, वोल्टेज का, वोल्टेज रिकॉर्ड करती है, वोल्टेज रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और ये क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी किसका, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हेड। ये हेड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी, और ये वोल्टेज है वो रिकॉर्ड करेगी। अब जो एगुमेंटेड लीड है वो 3 होती है, वो देख लेते हैं अब। एगुमेंटेड वेक्टर फुट, एगुमेंटेड वेक्टर राइट, एगुमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। ठीक है, ये 3 लीड होती है। जो हेड होता है, ठीक है, ये बॉडी के तरह हो गया, तो इनको यहाँ लगाते हैं। ये फुट की हो गई, एगुमेंटेड वेक्टर फुट हो गई, ये राइट साइड में होगी, ठीक है, राइट को राइट साइड में और लेफ्ट को लेफ्ट साइड में वाली में लगा देंगे। वो राइट में लगा देंगे और ये लेफ्ट में लगा देंगे।
लेफ्ट और ये राइट, ये आपका लेगा। ओके, जो नॉर्मल ईसीजी होती है वो होती है ये, इसकी 5 वेव्स होती है, ठीक है। 5 वेव कौन सी है? पी क्यू आर एस टी, ये इसकी 5 वेव्स है। ये रहा पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है पूरा एक, और टी, ये जो नॉर्मल ईसीजी होती है वो है। ओके, अब अपन पी वेव है, जो पांचों वेव है उनकी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले पी वेव की बात करते हैं हम। पी वेव, पी वेव को एट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एट्रियल कॉम्प्लेक्स। एट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से क्यों जाना जाता है इसको? बिकॉज ये क्या करती है, जो एट्रियम है, जो एट्रियम पार्ट है उसका डीपोलराइजेशन करती है। एट्रियम का डीपोलराइजेशन, एट्रियम का डीपोलराइजेशन करती है पी वेव। डीपोलराइजेशन मतलब डीपोलराइजेशन, एट्रियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पी वेव, सॉरी, पी वेव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन कर रही है मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, एट्रियम का सिस्टोल कर रही है, सिस्टोल कर रही है। ओके, अब पी वेव है वो क्या इंपल्स है, वो स्प्रेड करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? ये हेड है, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ, ऐसे नोड से एवी नोड के पास इंपल्स आया, ठीक है, एवी नोड के पास इंपल्स आया। एवी नोड क्या करेगा? इंपल्स को लेके पूरे एट्रियम में, पूरे एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। ऐसे नोड पूरे एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, जिससे इंपल्स है तो ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की, इंपल्स आई एवी नोड के पास, एवी नोड ने क्या किया? पूरे एट्रियम वाल में इंपल्स को स्प्रेड कर दिया। एवी पूरे एट्रियम वाल में, एट्रियम की जो वाल है पूरी इंपल्स स्प्रेड कर दी। स्प्रेड करने से कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियम में, ये अपन देखा, मतलब डीपोलराइजेशन होगा एट्रियम का। कैसे होगा? पी वेव से होगा। पी वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो ईसीजी में देखा था अभी अपने, ठीक है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था। तो अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं हम। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है इसको। तो वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल है उसके डीपोलराइजेशन के लिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यदि वो जो डीपोलराइजेशन हो रहा है इसका वेंट्रिकल्स का, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स इज लाइक सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल्स का, सिस्टोल होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, आगे ब्लड आगे जाएगा। ओके, अब क्या हुआ? ऐसे नोड था, ऐसे नोड ने एवी नोड को इंपल्स ट्रांसफर की, एवी नोड से इंपल्स स्प्रेड होगी बंडल ऑफ हीज में, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज में इंपल्स आई। बंडल ऑफ हीज क्या करेगा? पूरी हेड में इंपल्स को ट्रांसफर कर देगा।
बंडल ऑफ व्हील्स ने पुरकिंजे फाइबर्स को इम्पल्स दी, पुरकिंजे फाइबर्स को इम्पल्स दी, पुरकिंजे फाइबर ने पूरे हेड में इम्पल्स ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ये हो गया। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो गया। इसके बाद अपन जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। P wave is responsible for depolarization of atrium and the QRS complex is responsible for atrium depolarization. Sorry, atrium repolarization. Okay. अब T wave है लास्ट, उसको देख लीजिए अपन। T wave क्या करती है? T wave is responsible for ventricle repolarization. ventricle repolarization, ventricle का repolarization हो रहा है T wave से। ओके, ventricle repolarization मतलब डायस्टोल है, डायस्टोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है ये। अगर इसमें किसी भी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी मिली अपन को तो इंडिकेट करेगी पैथोलॉजिकल कंडीशन को। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन को इंडिकेट करेगी। अब नॉर्मली अपन जनरल एक चीज देख लेते हैं कि इम्पल्स कैसे बनती है। ये आपकी ईसीजी है, ये माना मैंने कोई ईसीजी है पी क्यू आर एस टी, 0.8 सेकंड में ये ईसीजी तैयार हो रही है। इसके बाद में जस्ट आगे फिर से वही पी क्यू आर एस टी ये चलता रहेगा। एक मिनट, इस प्रकार ये चीज आगे चलती रहेगी और जो अपने पास एक कंप्लीट ईसीजी हेड की वो अपने को प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, इसके बाद अपन जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो देखते हैं कि किस वेव का कितना ड्यूरेशन होता है इम्पल्स जनरेट करने में, कितना टाइम लगता है उसको। पी वेव की बात कर लेते हैं अपन। तो पी वेव क्या है? पी वेव रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, एट्रियम डिपोलराइजेशन हो रहा था, उसके लिए जो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन है वो है 0.08 सेकेंड। मतलब 0.08 सेकेंड में एट्रियम में वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन 0.08 सेकेंड में हो जाएगा। अब ये इसको ग्राफ की बात करें जो ग्राफ में है, एक दो ये जो 5 लाइन होती है, 5 बॉक्स बने होते हैं ग्राफ में। एक जो बॉक्स होता है उसमें 5 बॉक्स बने होते हैं, 5 स्क्वायर बने होते हैं। 5 स्क्वायर में एक का टाइम होता है 0.04 सेकेंड। तो ये 2 स्क्वायर लेती है, ये 2 स्क्वायर लेती है पी वेव को कंप्लीट करने में। मतलब पी वेव होगी वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। पी वेव को कंप्लीट करने में 2 स्क्वायर लेती है ये केवल। पूरे बॉक्स की कितने हो गए? 0.20। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट है अपना पीआर वेव। पीआर वेव, पीआर इंटरवल। नेक्स्ट है अपना पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल कौन से होते हैं? पी क्यू आर एस टी, ये इसी जो नॉर्मल पी, ये यहाँ से हो रहा पी, पी आर इंटरवल। पी और ये आर है, जो आर वैल्यू अपन यहाँ से लेते हैं। ठीक
ठीक है। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल हो गई, पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल है, इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो होता है 0.12 से 0.2 सेकेंड, मतलब इसका इंटरवल टाइम होता है 2 सेकेंड के। पी वेव थी, उसका इंटरवल टाइम था, उसका ड्यूरेशन टाइम था 0.08 सेकेंड। इसका जो इंटरवल टाइम है, सॉरी ड्यूरेशन टाइम है इसका, वो है 0.2 सेकेंड है। अब पी आर इंटरवल बिगन फ्रॉम एट्रियम डिपोलराइजेशन, पी आर इंटरवल बिगन फ्रॉम एट्रियम डिपोलराइजेशन टू बिगन फ्रॉम वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। देख लिया, पी आर इंटरवल बिगन फ्रॉम पी वेव्स है तो जो एट्रियम डिपोलराइजेशन टू बिगन फ्रॉम वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, हो गया। इसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, ये होता है, इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो होता है 0.1 सेकेंड के लगभग। इसका जो ड्यूरेशन टाइम है 0.1 सेकेंड के लगभग होता है। यदि ये टाइम है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो इसमें अपन को पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलेगी, अब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। एस वेव पढ़ा दी, पी वेव पढ़ा दी, पी आर इंटरवल पढ़ा दिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स समझा दिया। अब है क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, ये होता है क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल में क्या होगा, ड्यूरेशन टाइम है 0.32 से 0.40 सेकेंड, 0.302 से 0.4 सेकेंड। स्टार्ट हो जाए, बिगिनिंग क्या होती है उसकी, क्यू कहा था, ये रहा, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, बिगन फ्रॉम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और जाता एंड कहाँ तक है, बिगन फ्रॉम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन टू टी, ये रहा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, बिगिनिंग फ्रॉम वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तो क्यूटी इंटरवल कहाँ तक होता है, बिगन फ्रॉम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन टू वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, क्यूटी इंटरवल। तो इस प्रकार आप सभी को जोड़ोगे, सभी को जोड़ोगे तो हार्ट की जो कार्डियक साइकिल है, हार्ट का जो ये इम्पल्स ट्रांजैक्शन है वो 0.8 सेकंड में एक इम्पल्स जाती है, 0.8 सेकंड में नोड एवी नोड को भेजता है, एवी नोड बंडल ऑफिस को ट्रांसफर करते हैं, बंडल ऑफिस पूरे हार्ट में पुरकिंजी फाइबर के द्वारा पूरे हार्ट पर ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद अपन जे जॉइंट आता है, जे जॉइंट अपन को कब देखने को मिलेगा, PQRST, जे जॉइंट मिलेगा अपन को जो जंक्शन बिटवीन S एंड T, S और T के जंक्शन के बीच में अपन को जे पॉइंट देखने को मिलेगा। ये कब देखने को मिलेगा, इफ यदि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, इफ एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर occurs then J point will be shown between S and T। So ये अपना कंप्लीट है। इसके बाद अपन अबनॉर्मलिटीज की बात कर लेते हैं।
ये ड्यूरेशन था। अब अपन बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ द वेव। नाउ एबनॉर्मलिटीज ऑफ वीसीजी वेव्स। इसमें सबसे पहले है पी वेव। पी वेव की एबनॉर्मलिटी अपन सबसे पहले देखते हैं। पी वेव में दो है, एक है टेल पी वेव और माइल्ड पी वेव। टेल पी वेव में क्या है, जो पी वेव है वो टेल हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा, पी वेव है वो टेल हो जाएगी। ये कब होगी, राइट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगा। पी वेव है उसमें उनको एब्नॉर्मलिटी मिल रही है, पी वेव ऐसी हो रही है, ऐसा अपीयरेंस दिख रहा है पी वेव का बिकॉज ऑफ इनलार्ज ऑफ एट्रियम, वो भी राइट एट्रियम का इनलार्ज होने से पी वेव ऐसे अपीयरेंस होगी। और वाइल्ड पी वेव लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होगी तो पी वेव है वो अपन को वाइल्ड दिखाई देगी। लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। अब जो एट्रियम है उसके दो पॉइंट्स है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रियल फ्लैटर। इसमें क्या होगा, जो एट्रियम की बीट है वो बढ़ जाएगी। एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लैटर में बीट है वो बढ़ जाएगी दोनों में, लेकिन इसमें होगा जो वेव है एट्रियल फिब्रिलेशन में वो अब नॉर्मल होगा और इसमें नॉर्मल होगा वेव। जैसे नॉर्मल कैसे होगा, इसमें 3 और इसमें भी 3 है, ठीक है। दोनों में नॉर्मल है, ठीक है, दोनों में बीट्स नॉर्मल है, इसमें भी नॉर्मल, इसमें 3 है। इस प्रकार से नॉर्मल होगा, ये एबनॉर्मल है वो फ्लैटर में आ गया। ओके, ये पी वेव कंप्लीट है। पहला पी वेव देख लिया था, सेकेंड है पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल क्या होगा, पी और आर के बीच का वेव, पी और आर के बीच का इंटरवल, पी आर इंटरवल। यदि इसमें ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन की बात की थी अपन ने, ड्यूरेशन इसमें लगभग 0.2 के लगभग था एवरेज। ये ड्यूरेशन डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए तो क्या असर होगा, यदि ये डिक्रीज हो जाए, ड्यूरेशन है पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन है पी आर इंटरवल का, पी और आर, ठीक है। ये इंटरवल है, ये इसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने से क्या होगा, ये जो इतना जो टाइम ले रहा था वो उतना भी नहीं लेगा। कब लेगा, यदि ड्यूरेशन डिक्रीज हो गया इसका, तो जो एट्रियम है, राइट एट्रियम, यहाँ पे सीनो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगी, इम्पल्स आएगी एवी नोड में। एवी नोड क्या करता था, पहले इम्पल्स को कलेक्ट करके एवी नोड और उसके आर्टरी में स्पीड कर देता था, और आर्टरी में स्पीड करने से इम्पल्स जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जनरेट हो जाता था, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब
ये स्पीड है इसकी वो और बढ़ गई, इम्पल्स को लेने की स्पीड और बढ़ गई, क्योंकि जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है। और अब पहले 2 सेकंड ले रहा था, अब इतने भी नहीं लेगा, अब और कम समय में जो इम्पल्स है वो आएगी। ठीक है, तो ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। इसको बोलेंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, क्योंकि वेंट्रिकल्स के ऊपर है तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट बीट है वो बढ़ गई, अब हार्ट रेट है वो बढ़ गई। अब टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट गई 100 से ऊपर, नॉर्मल रेंज थी इसकी 60 से 100। अब इसमें अरेथमिया हो गया, अरेथमिया हो गया, कौन सा अरेथमिया हुआ है, ये हुआ है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया से ब्रेडी अरेथमिया हो गया, ब्रेडी अरेथमिया सॉरी ट्रैकी अरेथमिया हो गया। हार्ट बीट ज़्यादा तो ट्रैकी अरेथमिया, हार्ट बीट है वो उसका रिदम है वो अब नॉर्मल हो गया तो ट्रैकी अरेथमिया हो गया। यदि जो ड्यूरेशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाए तो जो हार्ट का एट्रियम है उसके ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगी, और इम्पल्स की जो स्पीड है वो ड्यूरेशन ज़्यादा होने के कारण ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी इनकी। ठीक है, ड्यूरेशन ज़्यादा होने के कारण जो एवी है आर्टरीवेंट्रिकुलर वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा हार्ट का, हेड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हार्ट बीट है वो डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी यदि ड्यूरेशन बढ़ा दे, वी वेव जो है बढ़ जाएगी और हेड बीट है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ब्रेडी अरेथमिया की सिचुएशन बन जाएगी। ब्रेडी अरेथमिया क्या होता है, जब इम्पल्स है वो 60 से नीचे चली जाए, इम्पल्स 60 से नीचे चली जाएगी तो ब्रेडी अरेथमिया की सिचुएशन बन जाएगी। यदि जो आर्टरीवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, अपन एक मिनट, ये पी वेव है, पी क्यू आर एस टी, पी वेव है उसकी लेंथ है वो बढ़ गई, ड्यूरेशन इंक्रीज करने पर जो पी वेव की लेंथ बढ़ गई, अब ये पी है इसके बाद में फिर पी चालू हुआ, ये बढ़ गई पी। यदि इसमें ब्लॉकेज हो रहा है, यदि एक ब्लॉकेज हो रहा है तो 1 डिग्री एट्रियम वेंट्रिकुलर सॉरी फर्स्ट डिग्री है तो एट्रियम वेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाएगा। पी वेव 1 है तो एट्रियम वेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाएगा। पी वेव 2 है सेकेंड डिग्री एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाएगा। पी वेव 3 है तो पी वेव थर्ड डिग्री है एट्रियो वेंट्रिकुलर, 3 वेव पी की दिखाई देगी, फिर पी क्यू आर एस टी है। ओके, तो ये जो 3 टाइप्स की जो एवी ब्लॉक है वो बता दिए कि एवी ब्लॉक फर्स्ट, 2 होगी तो एवी ब्लॉक, 2 पी वेव दिखाई देगी और 3 होगी तो 3। इस प्रकार की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन टाइम था वो 0.04 से 0.1 सेकेंड, मतलब जो एवरेज टाइम था वो लगभग 0.1 सेकेंड का था। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन टाइम 0.1 सेकेंड तक का था। अब यदि ये ड्यूरेशन टाइम इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? इसमें टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वाइड, पहली सिचुएशन बनेगी वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो क्यूआरएस था, ठीक है, ये क्यूआरएस था वो वाइड हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा, ठीक है, ये वाइड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो ड्यूरेशन टाइम है वो इंक्रीज हो गया, ड्यूरेशन टाइम इंक्रीज होती है, ये वाइड हो गया ग्राफ। अब वाइड हो गया तो क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्शन है
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, डीपोलराइजेशन है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो डीपोलराइजेशन है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का, उसका टाइम ज़्यादा हो गया, मतलब अरेथमिया की कंडीशन बन गई, टाइम ज़्यादा, अरेथमिया की कंडीशन बन गई। अब टाइम ज़्यादा ले रहा है तो 0.12 सेकेंड के लगभग एक इम्पल्स जनरेट होगी। ये क्या हो गया, रेडी अरेथमिया। अब आगे देखते हैं वेंट्रिकल से उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वेंट्रिकल से ये बंडल ऑफ हीट है, यहाँ आएंगे इम्पल्स। अब वो क्या होंगे, उनको इम्पल्स जल्दी जल्दी नहीं मिल पाएंगे तो वो बंडल ऑफ हीट है उसकी जो वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक क्या होंगे, बंडल ऑफ हीट के जो ब्रांच है राइट और लेफ्ट दोनों ब्लॉक हो जाएगी। वाइट क्यूरस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंडीशन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा, डीपोलराइजेशन में टाइम इंक्रीज होगा, ब्लॉक बंडल ब्रांच जब ब्लॉक हो जाएंगे, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। यदि राइट जो बंडल ब्रांच ब्लॉक है वो ब्लॉक हो रहा है तो ये ECG है, ठीक है, ये ECG है। इसमें M अपीयरेंस दिखाई देगा आपको और इसमें W अपीयरेंस दिखाई देगा। अब ECG है, ये PQ, ये Q है, ये M अपीयरेंस दिखाई देगा इसमें। ठीक है, ये इसमें M अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें राइट ब्लॉक बंडल ब्रांच हुई है, राइट साइड की ब्लॉक हुई है तो M अपीयरेंस दिखाई देगा। और यदि लेफ्ट साइड की बंडल जो ब्रांच है वो ब्लॉक हुई है तो इसमें W, ये W अपीयरेंस है वो दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट है ऐसे, ये M अपीयरेंस, ये W अपीयरेंस, राइट में M, लेफ्ट में W, ये हो गया। अब इसके बाद J पॉइंट है, J पॉइंट में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, उसके कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए तो अब्नॉर्मलिटी हो जाएगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन से हो गए, हाइपोथर्मिया और हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोथर्मिया और हाइपोकैल्सीमिया, इन दोनों की सिचुएशन बन जाए तो जॉइंट है, J जॉइंट है वो बन जाएगा। J जॉइंट का दूसरा नाम है लेट डेटा वेव या हम्प वेव। इसका दूसरा नाम है J जॉइंट का। अब जो ST सेगमेंट है, ST सेगमेंट है। ST सेगमेंट की बात करते हैं तो ST सेगमेंट अपन ने MI में भी देखा था कि एक होता है ST सेगमेंट इलेवेंट MI और एक होता है नॉन ST सेगमेंट इलेवेंट MI। तो ST सेगमेंट इलेवेंट MI और नॉन ST सेगमेंट इलेवेंट MI, ये सीवियर कंडीशन थी MI की और ये लेस सीवियर कंडीशन थी MI की। ये अपने MI में देखिएगा इस प्रकार से इसमें जो ST सेगमेंट है वो इसमें एलिवेंट होता है और इसमें डिप्रेस होता है, ठीक है। नॉर्मली ST सेगमेंट ये होता है
पर इसमें एलिवेट होगा और उसमें डिप्रेस्ड होगा। एम आई के टॉपिक में देख लिया था हमने ये, और अभी बता दिया फिर से। लास्ट सेगमेंट हो गया। अब जो टी वेव है वो देखते हैं। टी वेव की बात करते हैं। टी वेव में एक तो होता है पीक टी वेव, एक होता है डिप्रेस्ड टी वेव। पीक मतलब टी वेव मैक्सिमम हो जाएगी। पी ये टी वेव थी नॉर्मल, अब इसमें पीक्ड है तो इसमें मैक्सिमम हो जाएगी। पीक्ड है, ऐसी कंडीशन कहाँ मिलेगी अपन को? यदि हाइपर कैल्शियम में हो जाए, हाइपर कैल्शियम में हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। पी वेव है वो पीक पे आ जाएगा हाइपर कैल्शियम में, एंड एक्यूट एम आई में और हाइपर कैल्शियम में। डिप्रेस्ड टी वेव है, डिप्रेस्ड टी वेव है, उसमें टी वेव है ये डिप्रेस्ड हो जाएगी, मतलब यू शेप भी बन सकता है, यू शेप है वही बन सकता है, नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है। डिप्रेस्ड हो जाएगी अपनी नॉर्मल साइज से कम हो जाएगी। डिप्रेस्ड होने से क्या होगा, ये मिलेगी कंडीशन अपन को लेट एम आई के लास्ट स्टेज में, और हाइपो कैलेमिया। कैल्शियम पोटेशियम का लेवल वो डिक्रीज हो जाए उसमें, और एक्यूट एम आई में, सॉरी लेट एम आई में। टी वेव है कंप्लीट है, एक क्यूटी इंटरवल है, क्यूटी इंटरवल है। यदि क्यूटी क्यू पी क्यू आर एस टी क्यूटी इंटरवल है, ये यदि वाइड हो जाए और एक में लॉन्ग एक में शॉर्ट हो जाए, ठीक है, इसका यदि जो ड्यूरेशन टाइम है वो कम होगा, तो डिक्रीज ड्यूरेशन टाइम ऑफ दिस, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। जो क्यूटी इंटरवल है वो ड्यूरेशन तो उसका था 0.62 से 0.40 सेकेंड, ठीक है। यदि ये 0.4 सेकेंड इसका जो टाइम दिया हुआ है वो डिक्रीज हो जाए, क्यूटी इंटरवल में डिक्रीज होगा तो ग्राफ होगा वो क्यूटी इंटरवल है वो छोटा होगा, वो इतना बड़ा है छोटा हो जाएगा। छोटा होने से क्या होगा, हाइट स्पीड भी बढ़ेगी, अरेंजमेंट की कंडीशन बन जाएगी, और वो बनेगी ट्रैक्टी अरेंजमेंट की कंडीशन बन जाएगी। ड्यूरेशन कम होने से ग्राफ छोटा और इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होगी उससे, ये मिलेगा अपन को हाइपर कैल्शियमिया और एक्यूट एम आई। दूसरा होता है ड्यूरेशन टाइम डिक्रीज हो जाए, सॉरी ड्यूरेशन टाइम इंक्रीज हो जाए। ड्यूरेशन इंक्रीज हुआ, ग्राफ है वो वाइड हो जाएगा, और जो बीट्स है वो कम हो जाएगी, और अरेथमिया की कंडीशन बन जाएगी ब्रैडी अरेथमिया। ये मिलेगा अपन को हाइपोकैल्सेमिया और लेट एम आई, लेट एम आई। तो इस प्रकार अपना ईसीजी का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन कार्डियक अरेथमिया स्टार्ट करेंगे। आज ईसीजी आपको इसलिए पढ़ाई है क्योंकि ये कार्डियक अरेथमिया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपन ने अभी देख लिया था किस प्रकार से अरेथमिया की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। ओके, बेस्ट ऑफ द लक।